हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो केजीएस पब्लिकेशन के द्वारा यानी जो खान सर के द्वारा यहाँ पर भूगोल की न्यू बुक जारी की गई है। खान सर के द्वारा भारत एवं विश्व भूगोल का, उसी को हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 जो है पिछले वीडियो में कवर कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम करा दिए हैं ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति, ये करा चुके हैं 1 से 16 पेज तक। ये आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बुक है। इस बुक को जो है वो ज़रूर देखिएगा। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो दिया गया है यहाँ पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इनियर ऑफ द अर्थ इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसमें फिगर सहित दिया गया है, और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ते हैं। 32 मीटर की गहराई में जाने से एक तापमान में वृद्धि हो जाती है। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया था। इम्पोर्टेंट है। चलिए, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। चलिए एक एक करके तीनों को जानते हैं। तो सियाल क्या है? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरी है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय होती है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। चलिए, इसका औसत घनत्व जो होता है 2.9 है। इस परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सीमा। सीमा क्या होती है? दूसरा, तो यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर होती है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखेंगे नीफे। यह पृथ्वी का आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता होती है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। भूगोलवेत्ता स्वेस के अनुसार पृथ्वी एवं इनके भागों का घनत्व निम्न है। सियाल का 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमा का यहाँ पर 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, नीफे का 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, स्वेस के द्वारा दी गई नई अवधारणा के तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूप्रपटी, जिसको क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, भूप्रवाह मेंटल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर क्रोड जिसको कोर बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखेंगे। भूप्रपटी क्रस्ट क्या होता है? तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। महाद्वीप तथा महासागर इस पर स्थित है। भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन की यह मात्रा 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति में यह अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए, भूप्रपटी अम्लीय होता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला ऊपरी क्रस्ट का तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो होता है अम्लीय होता है, जबकि निचली क्रस्ट क्षारीय होती है। ऊपरी परत में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है एवं निचली परत में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका फिगर भी दिया गया है। ये पृथ्वी का एडवर्ड स्वेस के द्वारा ये बताया गया है, स्वेस के द्वारा, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन होता है, फिर यहाँ पर ये अम्लीय ठोस हो गया, सेल हो गया, ये सीमा हो गया जिसमें क्षारीय होता है, ठीक है, और ये नीफे हो गया सबसे निचला।
इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसको पायरोस्फीयर बोलते हैं और इसको बेरिस्फीयर बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, निकेल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए फिगर। चलिए तो इसका जो है याद करने के यहाँ पर ट्रिक भी दिए गए हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है तो करेले मग। ठीक, के से हो जाएगा, क से हो जाएगा केनराड जिसकी क्रस्ट 5 से 100 किलोमीटर। फिर र से हो जाएगा रपेटी मेंटल जिसको बोलते हैं 2900 किलोमीटर। और ल से हो जाएगा ले से लेहमान हो जाएगा लेहमैन जिसको कोर बोलते हैं 6378 किलोमीटर। ठीक है, और फिर म से हो जाएगा मोहो और ग से हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है यहाँ से पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट प्लस निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र कोनराड असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहते हैं और ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। मेंटल प्लस क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है, जैसे हम लोग फिगर में देखे थे। चलिए, ऊपरी क्रोड तथा निचले क्रोड प्लस निचले क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेंटल देखेंगे। मेंटल भूगर्भ में भूपटल क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जैसे फिगर में देखे थे। इसे निम्न गति का मंडल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इसके अलावा इसे पायरोस्फीयर एवं वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसी भारी खनिजों का प्रधानता होती है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है जो पृथ्वी की सबसे बड़ा परत है। इसकी औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम किलो प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और तथा निचली मेंटल। ठीक है, अब क्रोड देखेंगे। कोर यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोड और निचली कोड। ठीक है, चलिए इसका तापमान यानी क्रोड का तापमान लगभग सबसे अधिक 2700 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। क्रोड में निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। अब असंबद्धता क्या होती है इसको देखेंगे हम लोग। असंबद्धता, चलिए असंबद्धता देखते हैं किसे कहते हैं। चलिए, पृथ्वी की परतें, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसे संक्रमण क्षेत्र पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र कोनराड असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी क्रस्ट के मध्य मेंटल क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य क्षेत्र को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। निचली मेंटल तथा बाह्य क्रोड के मध्य क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य को लेहमान असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। चलिए, भूप्रपट्टी की रचना के सामान्य तत्व। ठीक है, चलिए तत्व और भार दिया गया है प्रतिशत में। ऑक्सीजन जो है वो भूप्रपट्टी में 46% पाया जाता है। यहाँ पर सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% और लोहा 5%। ठीक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देखेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला थी। कालांतर में सिकुड़न उत्पन्न हुई जिससे इसका बाहरी परत सिकुड़ गया एवं कुछ समय पश्चात पृथ्वी को 2 भागों में बन गया। ठीक है,
पहला है पैंथलासा और दूसरा है पेंजिया। चलिए, बाहरी परत को पैंथलासा कहा गया तथा आंतरिक परत को यहाँ पर क्या कहा गया, आंतरिक परत को पेंजिया कहा गया। ठीक है, आगे चलकर पेंजिया पुनः दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड लारेसिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बू द्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है, भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पैंथलासा का भाग है। वर्तमान में पैंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये रेड हॉट हुआ था, ठीक, फिर सिकुड़ना हुआ, फिर पेंजिया बना, फिर पैंथलासा यहाँ पर था। ठीक है, और फिर जो है अंगारा लैंड दो भागों में, और फिर यहाँ पर गोंडवाना लैंड, इसी के बीच में तेथिस सागर था पहले। चलिए, ये फिगर दिया गया है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं। व्याव राशि परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित व्याव राशि परिकल्पना दी, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। निहारिका कल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने इमैनुएल कांट की परिकल्पना को संशोधन करके जो परिकल्पना प्रस्तुत की है उसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना। यह सिद्धांत चैम्बरलिन ने दिया, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो विशाल तारे सूर्य एवं अन्य उसके साथी के सहयोग से हुई। ज्वारीय परिकल्पना। यह संकल्पना जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने दिए थे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारों के संयोग से हुआ है। अंतराकारी धूल परिकल्पना। तो यह परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ऑटो शिमड ने दी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भशास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को हैरी हेंस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है, जिनकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, वहीं महाद्वीपों पर ये समीप मोटे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका का प्लेट देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका के प्लेट देखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर। अटलांटिक प्लेट देखेंगे तो अटलांटिक महाद्वीप प्लस अटलांटिक के चारों ओर से घेरते हुए महासागरीय प्लेट। अफ्रीकन प्लेट देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी अटलांटिक महासागर। और यूरेशियन प्लेट यूरोप प्लस एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर पर है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर पर है। प्रशांत महासागरीय प्लेट प्रशांत महासागरीय नितल पर है। अन्य छोटे प्लेट देखेंगे, यहाँ भी अभिसरण होता है। कोकोस प्लेट मेक्सिको में है। नजका प्लेट पेरू में है। जुआन डी फूका प्लेट यूएसए में है, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। सुंडा प्लेट दक्षिण चीन सागर में है। फिलीपींस प्लेट फिलीपींस में है। बर्मा प्लेट अंडमान में है। ओरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप में है। अफ्रीका रिफ्ट अफ्रीका में है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है।
प्रशांत प्लेट विश्व का सबसे बड़ी प्लेट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, प्लेटों का संचालन पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धारा उपस्थित रहती है। ये धाराएं 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं। ऐसे कोई प्रकार नहीं होता, ठीक है। चलिए, संरचनात्मक प्लेट। पहला, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। दो संरचनात्मक प्लेटों के नज़दीक आने से जब इनके मध्य दरार पड़ती है तो इस दरार को मैग्मा बाहर आ जाता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ से अमेरिकी, यूरेशियन, अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, विनाशी प्लेट देखेंगे। जब दो प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती है तो इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाती है। इसे अभिसारी संचलन भी कहते हैं। ये प्लेट जहाँ मुड़ती है उसे वेनी ऑफ मेखला या वेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहीं पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से रूपांतरण या संरक्षी प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, ठीक है, जिसका न तो किसी प्रकार की भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, तो उसे ही रूपांतरण या संरक्षी प्लेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म फ्लूइड, ठीक है। चलिए, अब भूकंप देखेंगे। भूकंप क्या है? तो भूप्रपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी इम्पोर्टेंट है कहलाता है। प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेट का किनारा भूकंप का कारण बनता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों की सीमा बनाता है, जिनके कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान में सर्वाधिक भूकंप एवं सुनामी आने का प्रमुख कारण प्रशांत महासागर प्लेट का यूरेशियन एवं फिलीपींस प्लेट से टकराना है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र विशेषकर नेपाल से भूकंप इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आते हैं। वहीं अंडमान निकोबार जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ भूकंप न आकर सुनामी आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। अवकेंद्रण किसे कहते हैं? ठीक, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होती है उसे अवकेंद्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है या अनुभव होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र हमेशा भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर होता है। भूकंप आने के समय वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जो भूकंप आने का संकेत देता है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, पी, एस और एल। अब हम लोग इन तीनों तरंगों के बारे में देखेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पी तरंग, इसकी चाल सबसे अधिक होती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंग, जिसके कारण इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगे के समान अनुदैर्घ्य होती है और ये ठोस, द्रव तथा गैसें तीनों में चलती है। ये सबसे कम क्षति पहुंचाती है। एस तरंगे, इनकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है, ठीक है।
चलिए पहले ये देखिए, पी वेव पहुंच गया, फिर एस वेव पहुंच गया, यहाँ पर दिया गया है। पी वेव, इसकी आकृति जो होती है, इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसका तरंग दैर्घ्य दूरी से कम होता है और इसका आयाम ऊंचाई अधिक होता है। और एस वेव का देखेंगे तो इसकी आवृत्ति संख्या औसत होती है, इसका तरंग दैर्घ्य औसत ही होता है और इसका आयाम भी औसतन होता है। और इसका देखेंगे एल तरंग का, तो इसकी आवृत्ति संख्या सबसे कम होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका आयाम सबसे अधिक होता है। चलिए भूकंप के कारण देखेंगे। भूकंप का पहला कारण नवीन वलित पर्वत का तल है। अभिसरण, प्लेट अगर आकार आपस में सटते हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं, यह बहुत खतरनाक होता है। अपसरण, प्लेट अगर दूर जाते हैं तो उसे अपसरण कहते हैं। रीड का प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत, इनके अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है, इसे कितना भी खींचा जाए लेकिन यह दूर नहीं हटती और टूटती नहीं है, लेकिन इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो यह टूटकर दूर हट जाती है। तब तक भूकंप आते हैं तथा अब इसे आपस में जोड़ने हैं तो ये मुड़ते नहीं हैं। भूकंपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय भूकंपीय पेटी, यह विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो प्रशांत महासागरों के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है। इस पेटी में भूकंप का लगभग 81% भाग आता है। यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण है। प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह पेटी भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इस पेटी पर विश्व का लगभग 17% भूकंप आते हैं। इसका भी मुख्य कारण अभिसरण ही है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियाँ तथा यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी या आल्प्स एवं हिमालय भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक, इस प्लेट पर अवसरण होता है जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और कटक का निर्माण होता जाता है। अंटार्कटिका के पास कोई प्लेट नहीं है जिस कारण यहाँ भूकंप जो है नहीं आता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का वह क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंग नहीं पहुँचता है उसे हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। एल तरंग हम लोग नहीं देखे थे, उसको देख लेंगे। इसकी खोज HD लॉव ने की थी। इन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। इनकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह तीनों माध्यमों में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इसे क्षति सबसे अधिक होती है। यह अनुप्रस्थ गति करती है। अब हम लोग भूकंपीय जोन देखेंगे। भूकंप के खतरे एवं उससे होने वाली क्षति के आधार पर क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इनका विभाजन भूकंपीय जोन कहलाता है। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को मुख्य रूप से 4 भूकंपीय जोनों में विभाजित किया है। पहला है यहाँ पर भूकंपीय जोन 2 कम क्षति वाले मामूली जोन, भूकंपीय जोन 3 मध्यम क्षति वाले जोन और भूकंपीय जोन 4 अधिक क्षति वाले जोन और भूकंपीय जोन 5 सर्वाधिक क्षति वाले जोन। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन 1 से 5 की तरफ बढ़ते हैं हमें खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है। सिस्मोग्राफ, भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसे मापन के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पैमाने का विकास 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रिएक्टर स्केल रखा गया। यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 6 रिएक्टर स्केल तक सामान्य, जबकि 6 से ऊपर तीव्रता से अधिक भूकंप का खतरा होता है।
जैसे यहाँ पर दिया गया है, सिस्मोग्राफी यही है। चलिए, मार्केली स्केल। भूकंप मापन के लिए पहले मार्केली स्केल का प्रयोग किया जाता था। मार्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मार्केली के नाम पर किया गया, जिसमें 1 से 12 अंक थे। चलिए, यहाँ पर है आईएसओ सैमुअल। इससे समान तीव्रता क्षति वाले स्थान से मिलने वाले रेखा को आईएसओ सैमुअल शपदम कहा जाता है। होमोसेमिनल सिस्मल, ठीक है। समान समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। सुनामी देखेंगे। यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम, ऊंचाई बढ़ जाता है। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक होती है, जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी का सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। वहीं देश के आधार पर जापान में सर्वाधिक सुनामी आती है। सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए यह एक खास तकनीक है, जिसे हम लोग डार्ट कहते हैं। डार्ट का पूर्ण रूप डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ टेंशंस होता है। सुनामीटर, इसे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2024 में इंडोनेशिया में आए सुनामी में इनसे इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया है। अब हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे। ज्वालामुखी वोल्केनो जिसको बोलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर बना वह प्राकृतिक छेद क्रेटर है, जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा ठोस, द्रव व गैस के रूप में बाहर आता है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया गया है। चलिए देख लिए। चलिए, मैग्मा में सिलिका की मात्रा, उसकी अम्लीयता एवं घनत्व, गाढ़ेपन से सीधा संबंध होता है। क्रेटर का आकार जब बड़ा होता है तो उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है, और जिसे काल्डेरो झील कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहता है। उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर है। उदाहरण के लिए भारत में बैरन ज्वालामुखी सबसे सक्रिय है। इक्वाडोर में कोटापेक्सी सबसे सक्रिय है। इटली में स्ट्रोम्बोली एटना सबसे सक्रिय है। यूएसए में स्पस, हवाई द्वीप में मोनालाओ, रूस में वेंजीमिनिया, इंडोनेशिया में सोमेरु, तंजानिया में कालीमंजरो और अंटार्कटिका में इरेबस। ठीक है, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, उसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है फिगर में। उदाहरण के लिए इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिनाका और क्रोकाटोवा और अंडमान निकोबार का नारकोंडम। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनका भविष्य भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोहे-ए-सुल्तान और तंजानिया का किलिमंजारो। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प गैसें निकलती है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। इसे हम लोग अग्नि वलय कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआओं का प्रदेश कहा जाता है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनो लोवा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रमुख स्थलीकृत लावा पठार। ज्वालामुखी के समय मैग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाले भाग को लावा पठार कहते हैं। भारत का दक्कन का पठार लावा पठार है। ज्वालामुखी शंकु। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकासी नली के चारों ओर लावा का शंकु के आकार के रूप में जमने से होता है। गीजर या गेसर। ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारें से गर्म जल का फुहारे के रूप में निकलने को ही गीजर या गेसर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर का प्रमुख उदाहरण है। धुआंरा। ज्वालामुखी के उद्गार से जब राख, लावा आदि पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो कुछ समय बाद उससे भाप एवं गैस निकलती है, जिसे धुआंरा कहते हैं। यह ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण होते हैं। चट्टान देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इन्हें हम लोग प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। यह चट्टान कठोर एवं रवेदार होता है, जिस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है, परंतु भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जबकि इन चट्टानों से सीसा जस्ता सोना, प्लेटोनियम, तांबा, निकेल आदि खनिज पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक को 2 भागों में परितालिका और मध्यवर्ती। बाह्य आग्नेय चट्टान। इस प्रकार की चट्टान का निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के ऊपर जम जाता हो। इस चट्टान का रंग काला होता है। इसे घिसावट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे बेसाल्ट कहते हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का प्रमुख कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार के होते हैं। परितालिका, यह बहुत ही गहराई में होता है। इनके रवे बड़े आकार के होते हैं, उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और गैवोरा। और मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह पर पहुंच जाता है। आकार के अनुसार इसे कई भाग में बांटते हैं। लैकोलिथ, यह गुंबद के समान होता है। लैपोलिथ, यह तिस्तरी के समान होता है। यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फैकोलिथ, यह मैग्मा सतह के नीचे श्रृंग एवं गर्त के रूप में क्षैतिज रूप में जम जाती है, तो इससे निर्मित आकृति को ही फैकोलिथ कहते हैं। सीट या सील। ज्वालामुखी मैग्मा जब सतह के नीचे एक पतली परत के रूप में जम जाती हो तो उसे सीट कहते हैं, किंतु जब मैग्मा की मोटाई बहुत अधिक हो जाती है तो उसे सील कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। डाइक, जब मैग्मा सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ के समान जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। सिंहभूज जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। बैथोलिथ, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में गुंबद संरचना के रूप में जम जाता है तो उसे इस निर्मित आकृति को बैथोलिथ कहते हैं। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। भारत में रांची का पठार इस प्रकार की संरचना पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, ये दिया गया है। चलिए, रासायनिक आधार पर चट्टानों का आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण अम्लीय और क्षारीय 2 प्रकार से किया जाता है। अम्लीय आग्नेय चट्टान। इस प्रकार के चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह अम्लीय होते हैं। इन चट्टानों से ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जैसे उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और रायोलाइट। क्षारीय आग्नेय चट्टान। इस प्रकार के चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है। इन चट्टानों में सामान्यतः पठारों का निर्माण होता है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट और गैब्रो।
अवसादी चट्टान, इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण आग्नेय के टूटने फूटने एवं अवसादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये चट्टान मुख्य सामान्यतः मुलायम होती है। उदाहरण के लिए बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर। ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिमोड या मोरेम। सभी ईंधन, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान से ही होती है। भौतिक अपक्षय का प्रभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अवसादी पर पड़ता है। दिल्ली एवं आगरा का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से निर्मित है। रूपांतरित चट्टान देखेंगे। अवसादी व आग्नेय चट्टानों में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाना रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। नोट: चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलें, इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में हो जाता है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में, गैब्रो का सर्पेंटाइन में। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें क्ले और शैल का स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, चाक या डोलामाइट का संगमरमर में, बलुका पत्थर का क्वार्टजाइट में, कांग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट में, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट व हीरा में। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरण से बनी शैलें स्लेट पहले से ही रूपांतरित है, शिस्ट में बन जाता है, शिस्ट फाइलाइट में बन जाता है। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। चलिए, मिलते हैं 3rd नंबर चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।